हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द हैसन अफेयर्स और ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसमें आप इतिहास की एक बहुत बड़ी और सीक्रेट चोरी की कहानी सुनेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जंगल के रास्ते भाग रहा होता है। उस आदमी के हाथ में ब्रीफकेस होता है और बैकग्राउंड से पुलिस सायरन की आवाज आ रही थी। यह आदमी हडसन नदी के किनारे पहुंचता है और ये समय जनवरी 1946 का था। यह आदमी अपना ओवरकोट उतारकर नदी में फेंक देता है और इसके हाथ में एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी होती है। उस अंगूठी को देखकर यह आदमी उस अंगूठी को भी नदी में फेंक देता है। इस आदमी का नाम जैक डुरेंट होता है। आगे हमें इस घटना का 1 साल पहले का समय बताया जाता है और ये समय अगस्त 1945 का होता है। तब जैक डुरेंट यूएस आर्मी का एक कर्नल था। अब उसे जर्मनी की फ्रैंकफर्ट नाम की नई जगह पर पोस्टिंग के लिए भेजा गया था। जर्मनी अब हार चुका था और जर्मनी की सारी विरासत उसकी संपत्ति पर अब अमेरिका और उसकी एलाइड फोर्स का कब्जा था। जर्मनी के एक शाही घराने का किला भी था जिस पर यूएस आर्मी का कब्जा था। जैक की नई पोस्टिंग भी इसी किले में थी। जब जैक उस किले में पहुंचता है तो वहां से जर्मनी की प्रिंसेस सोफिया उस किले को छोड़कर जा रही थी। जैक उस किले के अंदर जाता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की कैथरीन नाच दिखाई देती है। जैक कैथरीन से सवाल करने लगता है, वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर कैथरीन जैक की बातों का सीधे से जवाब नहीं देती और वो वहां से चली जाती है। तब जैक को किले के अंदर एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई देती है। तब जैक अपने अंडर काम करने वाला आदमी से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहता है ये जर्मनी की प्रिंसेस सोफिया है और अब वो इस किले को छोड़कर जा चुकी है। एक पार्टी में जैक देखता है कि कैथरीन एक बूढ़े और काफी सीनियर ऑफिसर के साथ डांस कर रही होती है। तभी जैक के पास मेजर माइकल नाम का एक दूसरा आर्मी ऑफिसर आता है और जैक मेजर माइकल से बातें करने लगता है। जैक माइकल से पूछता है आपकी नई पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। माइकल कहता है वार क्राइम में, जहां पर जर्मनी के लोगों पर केस चलाए जा रहे। माइकल की नजर भी कैथरीन पर पड़ती है और जैक की नजर भी कैथरीन पर थी और माइकल कैथरीन के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछता है और कैथरीन माइकल के साथ डांस करने लगती है। तभी कैथरीन के कान में एक सार्जन आकर कुछ बोलता है और उसकी बातें सुनकर कैथरीन उसके साथ चली जाती है। तब माइकल भी उसके पीछे जाता है और जैक भी उसके पीछे जाने लगता है। आगे सर्जन राय कैथरीन को एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं जिस कमरे में बहुत सारी शराब की बोतलें रखी थी। कैथरीन अंदर जाती है और उन्हीं में से एक शराब की बोतल उठाकर बाहर लाती है। तभी जैक भी वहां पर आ जाता है और वो पूछता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तब कैथरीन जैक को बताती है ये कमरा सर्जन रॉय ने ढूंढा है। जैक उस कमरे के अंदर जाकर देखता है तो अंदर बहुत सारी शराब की बोतल रखी थी। तब कैथरीन जैक से कहती है शराब जब्त करने के बारे में यूएस आर्मी का क्या कोड है। जैक कहता है यूएस आर्मी बस जर्मन वॉर मशीन को ही जब्त करेगी और बाकी शराब की बोतलों पर जंग जीतने वालों का हक होगा। यह सुनकर माइकल खुश होता है और वो शराब की बोतल को अपने साथ ले जाता है। तब कैथरीन जैक से कहती है मुझे लगता है आपने शराब के बारे में झूठ बोला है। तब जैक कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है और इसमें क्या बड़ी बात है। आगे सर्जन रॉय एक लोकल जर्मन आदमी के साथ दारू पी रहा होता है। तब वो लोकल आदमी सर्जन रॉय को बताता है प्रिंसेस सोफिया के पास कई सारी महंगी पेंटिंग और कई सारी ज्वेलरी भी थी और उनके किले से जाने से पहले किले में एक आदमी आया था जिस आदमी ने किले में कुछ दीवारें बनाई थी। ऐसा हो सकता है कि वो बेशकीमती चीजें उस दीवार के पीछे छिपाई गई हो। दूसरी तरफ मेजर माइकल किले से विदाई लेते हुए अपनी नई पोस्टिंग पर जॉब करने जाने वाले थे। तब जैक उन्हें अलविदा कहता है और उन्हें गिफ्ट में कुछ शराब की बोतलें देता है। उसी रात किले में एक और पार्टी हो रही होती है और सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कैथरीन, सर्जन रॉय और एक लोकल जर्मन आदमी किले में उसी दीवार को ढूंढ रहे थे जिसके पीछे प्रिंसेस सोफिया ने खजाना छिपाया था। तभी वहां पर कर्नल जैक डुरेंट भी आ जाता है और वो कैथरीन और सर्जन रॉय को पहचान जाता है। जैक कैथरीन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब कैथरीन कहती है यही सवाल मैं आपसे भी कर सकती हूँ। तभी वो लोकल जर्मन आदमी आकर कैथरीन से कहता है मुझे वो दीवार मिल गई। ये दीवार कच्ची है जिसे कुछ ही वक्त पहले बनाई गई हो, जरूर इसके पीछे कुछ छुपाया गया हो। तब कैथरीन इशारा करती है। तब सर्जन रॉय और वो लोकल जर्मन आदमी उस दीवार को तोड़ देते हैं। उस दीवार के पीछे उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जो नीचे की तरफ जा रहा था। तब वो चारों नीचे बने उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी संदूक रखी होती है।
तब सार्जन रॉय उस संदूक का ताला तोड़ देता है और उसे खोल कर देखता है। तब वो देखते हैं वो संदूक हीरे जवाहरात से भरा था। तब वो लोकल जर्मन आदमी बताता है ये प्रिंसेस सोफिया की खानदानी ज्वेलरी है और इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। उस संदूक में खूब सारे बेशकीमती हीरे और बड़े बड़े नेकलेस रखे हुए थे। तब कर्नल जैक सार्जन रॉय से कहता है तुम यहाँ पर ये सब करने आए थे। तब सार्जन रॉय कहता है आप भी तो यहाँ पर यही करने आए थे। तब जैक सार्जन रॉय और कैथरीन को धमकाता है मैं चाहूँ तो तुम दोनों को पकड़वा सकता हूँ, पर अगर तुम्हें अमीर बनना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा या सारा खजाना ले जाकर लेफ्टिनेंट कैथरीन के कमरे में छिपा दो और किसी को ये बात कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए। और आगे जैक उस लोकल जर्मन आदमी को धमकाता है अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो हम तुम्हें नाजी बोलकर फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देंगे। आगे सार्जन रॉय और वो लोकल जर्मन आदमी उस संदूक को कैथरीन के रूम तक पहुंचा देते हैं। रात को कैथरीन के कमरे में जैक और कैथरीन खजाने को खोलकर अच्छे से चेक करते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर वो दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जैक अपने ऑफिस रूम में होता है, तभी उसका जूनियर डेविड उसके पास आता है और डेविड जैक से कहता है एक जर्मन आदमी जो यूएस आर्मी के लिए काम कर रहा था आज उसकी लाश मिली है और उसकी कोट की पॉकेट में एक बहुत बड़ा डायमंड भी मिला है। डेविड जैक को इशारों में बता देता है कि उसे पता चल चुका है कि उनके हाथ किले का एक बहुत बड़ा खजाना लगा है और डेविड जैक से कहता है मैंने आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ा, लड़ाई में भी नहीं, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मुझे अकेला न छोड़े। डेविड जैक को इशारों में बता रहा था कि अगर जैक के हाथ में अमीर बनने का कोई मौका लगा है तो वो डेविड को भी याद रख के उसे भी फायदा पहुंचाए। तब जैक डेविड से कहता है मैं तुमसे इस बारे में खुलकर बाद में बात करूंगा। आगे जैक अपने रूम में जाता है तो उसके रूम में सार्जन रॉय और उसकी गर्लफ्रेंड इंटीमेट हो रहे थे। यह बात जैक को अजीब लगती है, पर सार्जन रॉय जैक के साथ बिल्कुल खुलकर बात कर रहा था और वो उसके साथ बदतमीजी से भी बात करने लगा था। सार्जन रॉय जैक को बोलता है तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें वो खजाना मिला। तब जैक कहता है और इसलिए तुमने उस जर्मन आदमी को मार दिया। तब सार्जन रॉय कहता है मैंने उस जर्मन आदमी को मारकर आप पर एहसान किया है क्योंकि वो जर्मन आदमी एक नाजी था। तब जैक कहता है तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। सार्जन रॉय को कंट्रोल करने के लिए जैक आर्मी के डॉक्टर से मिलता है और वो एक प्लान बनाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेविड और कैथरीन रूम में होते हैं और डेविड उस रॉयल ज्वेलरी को देख रहा होता है और वो कहता है इतने बड़े खजाने की कीमत का पता लगाना भी मुश्किल है। डेविड जैक से कहता है आप इतने सारे जेवरात आखिर छुपा कैसे पाओगे, इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें ये सारा खजाना यूएस में शिफ्ट करना पड़ेगा, पर हम उसे यूएस कैसे ले जाएंगे। जैक कहता है इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, तुम कोई सॉल्यूशन ढूंढो इस खजाने को यूएस पहुँचाने का। डेविड जैक से कहता है लेकिन हम सार्जन रॉय का क्या करेंगे। जैक कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जैक अपने ऑफिस में होता है, तभी सार्जन रॉय गुस्से में उसके ऑफिस में आता है। सार्जन रॉय को एक लेटर भेजा गया था जिसके अनुसार उसे काम से निकाल दिया गया था। उस लेटर को लेकर सार्जन रॉय जैक से कहता है ये जरूर तुम्ही ने कराया होगा। जैक कहता है मैंने न्यूयॉर्क में किसी आदमी को ढूंढा है जो हमारा एक खजाना बिकवा सकता है। तब सार्जन रॉय जैक से उस आदमी का नाम पूछता है। तब जैक सार्जन रॉय को उस आदमी का नाम रूबेन मार्केल बता देता है। तब जैक एक फाइल लेकर आता है और वो सार्जन रॉय को देता है। उस फाइल को पढ़ने के बाद सार्जन रॉय कहता है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में उस फाइल में एक मरते हुए सिपाही का स्टेटमेंट होता है जिसमें उसने बताया था कि सार्जन रॉय ने ही उसे मारा था। यह फाइल असल में जैक ने डॉक्टर से लिखवाई थी और इस स्टेटमेंट को देखकर सार्जन रॉय को कोई भी जज तुरंत जेल में भेज देगा। जैक सार्जन रॉय को कहता है तुम इस बात को याद रखना कि मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ अच्छे खासे सबूत है, तो तुम मुझसे अच्छे से बिहेव करो और खजाने के बिकने का वेट करो। कुछ दिन बाद प्रिंसेस सोफिया किले के कमांडिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखती है और वो चिट्ठी कैथरीन के डेस्क पर आती है। कैथरीन उस चिट्ठी को लेकर जैक के पास जाती है और वो उसे बताती है इस चिट्ठी में लिखा है कि प्रिंसेस सोफिया किले में वापस आना चाहती है। उसका यहाँ पर कुछ सामान है जो यहाँ से वो ले जाना चाहती है क्योंकि उसकी दोबारा शादी हो रही है। जैक कहता है यानी प्रिंसेस सोफिया अपनी ज्वेलरी लेने वापस आएगी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें इस खजाने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि हम उसे यूएस कैसे भेजेंगे। दूसरी तरफ डेविड इसी सोच में होता है और वो अपनी पूरी कोशिश लगा देता है। अगले दिन डेविड कैथरीन और जैक से मिलता है और वो उन्हें कहता है मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया है,
वर्ल्ड वार के आइकॉनिक जनरल पैटर्न यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद पैटर्न सीधे वॉशिंगटन जाएंगे। अगर हम हमारा खजाना पैटर्न के लगेज में रखवा देंगे तो उनके लगेज के साथ साथ ये खजाना भी यूएस पहुंच जाएगा और कोई भी जनरल पैटर्न के लगेज की तलाशी भी नहीं लेगा। लगेज के यूएस पहुंचने के बाद हम हमारे कार्टून को चुपचाप निकाल लेंगे। अगली रात डेविड घबराया हुआ वापस जैक के पास आता है और वो उसे बताता है वर्ल्ड वार 2 के जनरल पैटर्न की जीप का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में वो मारे गए। हमारा लगेज भेजने का प्लान कैंसिल हो चुका है। आगे कैथरीन, जैक और डेविड फिर से रूम में इकट्ठा होते हैं और वो तीनों परेशान थे क्योंकि वो चारों तरफ से फंस चुके थे। वो उस खजाने को कहीं बेच भी नहीं सकते थे और प्रिंसेस सोफिया अपने खजाने को वापस लेने आने वाली थी। तभी जैक को एक आइडिया आता है और वो कहता है क्यों ना हम उस ज्वेलरी में से सारे हीरे निकाल लें और हीरे ले जाना हमारे लिए आसान होगा। हम उसे कोट या किसी कपड़े में छिपाकर ले जा सकते हैं। कैथरीन को यह आइडिया पसंद आता है और वो कहती है मैं एक अच्छे फर वाले कोट में सारे डायमंड छुपा लूंगी, मेरी कोई चेकिंग भी नहीं करेगा और मैं यूएस पहुंच जाऊंगी। तीनों लोग इस प्लान पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो सारी ज्वेलरी के अंदर से हीरो को निकालने लगते हैं और जैक कैथरीन के लिए स्पेशल परमिशन बनवाता है, जिस परमिशन में वो लिखवाता है कैथरीन की बहन को हार्ट अटैक आया है, इसलिए वो रातों रात यहाँ से निकल रही है। उसके बाद कैथरीन को वो लोग वहाँ से न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर देते हैं। कैथरीन के जाने के बाद डेविड जैक से कहता है कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह हम दोनों अफसोस में डूबे हो और कैथरीन हमें धोखा दे दे। जैक कहता है कैथरीन ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरी मदद के बिना कैथरीन इन डायमंड्स को नहीं बेच सकती। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कैथरीन सेफली न्यूयॉर्क शहर में पहुंच चुकी थी और किसी ने उसकी तलाशी भी नहीं ली थी। जब कैथरीन न्यूयॉर्क शहर में अपने होटल रूम में पहुंचती है तो कैथरीन होटल रूम में सारे डायमंड एक बैग में छिपा देती है। 2 हफ्ते बाद जैक डूरेंट की पोस्टिंग भी खत्म हो चुकी थी और वो भी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। जैक न्यूयॉर्क के मरीन एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो वहाँ पर कैथरीन उसका इंतजार कर रही होती है और फिर वो होटल में पहुँचते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस सोफिया भी खुद किले पर पहुँच जाती है तो वहाँ पर एक नया कमांडिंग ऑफिसर होता है और प्रिंसेस सोफिया उनसे अपने खजाने के सिलसिले में मिलने आई होती है। दूसरी तरफ जैक अपने दोस्त रूबेन मार्केल से मिलता है और जैक रूबेन को एक अंगूठी दिखाकर कहता है मेरे पास बहुत सारा खजाना है जिसके बदले में $2 मिलियन की कीमत चाहता हूँ। रूबेन अंगूठी को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो अंगूठी काफी महंगी होती है। रूबेन कहता है मैं एक टॉमी नाम के आदमी को जानता हूँ जो मेरा बॉस है, वो ये खजाना खरीद सकता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस सोफिया किले में उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उन्होंने संदूक छुपा कर रखा था। वहाँ दीवार के पीछे अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ रूबेन जैक से कहता है मैं तुम्हारी मीटिंग टॉमी से करवा दूंगा पर इसके लिए मुझे अपना कट चाहिए होगा 10%। तब जैक रूबेन को उसका कट देने के लिए तैयार हो जाता है। जब कैथरीन और जैक अपने होटल रूम में पहुंचते हैं तो वो वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ पाते हैं। कैथरीन अपना सूटकेस चेक करती है तो उसके अंदर से डायमंड गायब थे। जैक कैथरीन से पूछता है इस होटल रूम के बारे में और किसको पता था। कैथरीन कहती है बस रूबेन मार्केल को ही इस बारे में पता था। जैक को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी गन निकालता है और वो कैथरीन के साथ रूबेन के ऑफिस में पहुंचता है। तो ऑफिस में जैक और कैथरीन देखते हैं कि रूबेन मर चुका था। रूबेन के मुंह में एक मरीन का टैग होता है। जैक उस टैग को देखकर कहता है ये जरूर सार्जेंट रॉय का है, उसने ट्रेन के पहिए के नीचे रख दिया होगा ताकि कोई उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ ना सके और उसने ये टैग यहाँ पर रखकर हमें बता दिया कि वो वापस आ गया है। कैथरीन कहती है सार्जेंट रॉय को कैसे पता चला कि हम रूबेन से मिलने वाले हैं। जैक कहता है ये मेरी ही गलती है, मैंने उसे बता दिया था कि न्यूयॉर्क में हमारी मदद रूबेन मार्केल नाम का आदमी करेगा। दूसरी तरफ किले में कमांडिंग ऑफिसर परेशान होता है कि प्रिंसेस सोफिया का खजाना चोरी हो गया है। वो इस काम के लिए मेजर माइकल को बुलाता है और कहता है प्रिंसेस सोफिया की शादी अब इंग्लैंड के राजा से होने वाली है तो इसलिए किसी भी हाल में हमें इस चोरी के केस को सॉल्व करना होगा, वरना वो यही समझेंगे कि इस खजाने की चोरी यूएस आर्मी ने की है। दूसरी तरफ जैक और कैथरीन अपना होटल रूम चेंज करके एक दूसरे होटल में चले जाते हैं। कैथरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग आगे क्या करेंगे। तब जैक कहता है हम टॉमी मेलोनी नाम के आदमी को ढूंढने जाएंगे जिसके बारे में रूबेन मार्केल से हमने बात की थी और पता लगाएंगे आखिर टॉमी किस आदमी के लिए काम करता है। कैथरीन कहती है हम उस खरीदार को ढूंढकर क्या करेंगे, सार्जेंट रॉय ने डायमंड बेचकर अब तक पैसे ले भी लिए होंगे। जैक कहता है जब हमने डायमंड्स को उन जेवरात से निकाला था तो सार्जेंट रॉय को ये बात पता नहीं थी कि हमने कितने डायमंड निकाले हैं, यानी कि जिस आदमी ने डायमंड खरीदे होंगे उसे भी ये बात पता नहीं होगी कि जर्मन राज परिवार के खजाने से इतने ही डायमंड निकले हैं या इसके अलावा और डायमंड निकाले गए हैं। कैथरीन कहती है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा प्लान क्या है।
जैक कहता है मुझे लास वेगास में एक बड़े डीलर के बारे में पता चला है जो कि बॉक्सिंग में काफी इंटरेस्टेड है। हो सकता है टॉमी मलोनी उसी आदमी के लिए काम करता हो। उस आदमी का नाम बेन कैसिडी है और वो एक क्लब में बॉक्सिंग मैच देखने आने वाला है। जैक के पास भी उस बॉक्सिंग मैच के 2 टिकट होते हैं जो वो टेबल पर रख देता है। आगे कैथरीन और जैक एक दूसरे से बातें नहीं करते और वो अपने ख्यालों में वहीं डूबे सो जाते हैं। दूसरी तरफ मेजर माइकल जर्मन क्राउन ज्वेल की मिस्ट्री सॉल्व करने में लगे हुए थे। तभी माइकल की नजर एक फाइल पर पड़ती है जिस फाइल में जैक, कैथरीन और सार्जन रॉय की रीलिविंग की एप्लीकेशन थी, यानी इन तीनों ने ही जॉब से ब्रेक ले लिया था। तब मेजर माइकल का शक इन तीनों पर जाता है। उधर जैक अपने रूम में जागता है तो वो देखता है कैथरीन उसे छोड़कर जा चुकी है। वहीं मेजर माइकल जाकर डेविड से मिलते हैं और वो डेविड पर प्रेशर बनाते हैं सच बताने के लिए। डेविड टूट जाता है और वो कबूल कर लेता है कि उन्होंने मिलकर क्या क्या किया है। दूसरी तरफ कैथरीन बॉक्सिंग क्लब में चली गई थी और वो उस आदमी बेन कैसिडी से बातचीत शुरू कर देती है। वो बेन से फ्लर्ट करने लगती है और कैथरीन बेन को अपने होटल रूम का एड्रेस देती है और उसे मिलने का टाइम बताती है। दूसरी तरफ जैक एक थिएटर में जाता है और वहां से नकली हीरे चुरा कर ले आता है। उसी रात बेन कैथरीन को उसके होटल से पिक करता है। तब कैथरीन बेन को बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड जैक और सार्जन रॉय के साथ मिलकर जर्मनी के किले से हीरे चुराए थे और उसने हमसे हीरे चुराकर आपको बेच दिए। पर सार्जन रॉय के पास उस खजाने के सिर्फ आधे ही डायमंड थे, बाकी आधे हीरे अभी भी मेरे पास है। पर ये बात जैक को नहीं पता। जैक को बिना बताए मैं आधे डायमंड्स आपको बेचना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जैक बार में बैठकर अकेले ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास अचानक से मेजर माइकल आ जाता है। माइकल को देखकर जैक थोड़ा हैरान होता है, पर उसे बाद में समझ आ जाता है कि माइकल उससे पूछताछ करने आया है। तब जैक माइकल से कुछ नहीं छुपाता और वो उसे सब कुछ बता देता है कि सार्जन रॉय ने हमारे पास से वो डायमंड चुरा लिए और मुझे शक है कि कैथरीन भी उसके साथ मिली है। कैथरीन भी मुझे छोड़कर भाग चुकी है। उन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। माइकल कहता है मुझे उस खजाने से मतलब है, किसी तरह से मुझे वो मिल जाए। जैक कहता है मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें वो खजाना दिलवा सकता हूँ और तुम भी इस बड़ी चोरी के लिए सार्जन रॉय को और कैथरीन को फंसा सकते हो। दूसरी तरफ बेन कैथरीन को अपने घर पर ले जाता है तो उसका घर काफी आलीशान होता है और कैथरीन उसके घर को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद बेन कैथरीन के करीब आता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह कैथरीन बेन के घर पर ही होती है और वो बेन से कहती है मेरा सामान मेरे होटल में पड़ा है और मैं चाहती हूँ कोई इसे यहाँ पर ले आए। तब बेन अपने आदमी टॉमी से बोलता है कि वो कैथरीन के होटल में जाकर उसका सामान ले आए। बेन कैथरीन से उन डायमंड्स के बारे में पूछताछ करता है। तब कैथरीन समझ जाती है कि बेन उससे वो डायमंड लेने के चक्कर में है। तब वो बेन से कह देती है कि वो डायमंड मेरी बहन के पास पड़े हैं तो मैं उसे फोन करके यहाँ पर मंगवा सकती हूँ। तब बेन कैथरीन को कहता है तुम अपनी बहन को फोन करो और वो डायमंड्स यहाँ मंगवा लो। कैथरीन बेन की बात मानकर ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ जैक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। तब उसे उसके होटल के बाहर टॉमी दिख जाता है जो कि कैथरीन का सामान लेने वहाँ आया होता है। तब उसका पीछा करके जैक भी बेन कैसिडी के घर पर पहुँच जाता है और जैक बिल्डिंग के नीचे अपना नाम रॉय टाटल बताता है। वो नाम बताकर जैक बेन से मिलता है क्योंकि बेन ने कभी भी रॉय टाटल को नहीं देखा था। उसने अपने आदमी टॉमी के जरिए रॉय टाटल के साथ डायमंड की डील की थी। तब बेन रॉय टाटल यानी जैक से कहता है मैंने कल ही तुम्हें टॉमी के हाथों $2 मिलियन भिजवाए थे जो डायमंड तुमने बेचे थे उसके बदले। तुम अब और क्या चाहते हो? तब जैक कहता है मैंने जितने हीरे आपको बेचे हैं उतने मेरे पास और है। वो डायमंड्स मैं आपको बेचना चाहता हूँ $2 मिलियन में। बेन कहता है तो तुमने सारे डायमंड मुझे एक साथ क्यों नहीं बेचे? जैक कहता है क्योंकि मैं अपनी सेफ्टी चाह रहा था, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है। तब रॉय टार्लर यानी जैक बेन को 8 बजे का टाइम देता है पैसों का इंतजाम करने के लिए, वरना वो ये देश छोड़कर अपने साथ डायमंड ले जाएगा। कैथरीन भी बेन के घर के कमरे में होती है और वो जैक और बेन के बीच हुई सारी बातों को सुन लेती है। जैक के जाने के बाद बेन कैथरीन से कहता है तुम्हारा पहले वाला पार्टनर रॉय टार्लर यहाँ पर आया था और वो भी मुझे डायमंड बेचना चाह रहा है। कैथरीन कहती है रॉय झूठा इंसान है, उसके पास कोई डायमंड्स नहीं है, असली डायमंड्स मेरे पास ही है और मेरी बहन जल्दी वो डायमंड्स लेकर आ जाएगी। तब बेन कहता है तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और मुझे कुछ ही देर में ये सच पता चल जाएगा। जाते वक्त बेन टॉमी को कैथरीन पर नजर रखने के लिए कहता है। बेन जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो मेजर माइकल अपनी गाड़ी में था और वो बेन पर नजर रख रहा था। बेन के जाने के बाद कैथरीन बेन के रूम की तलाशी लेने लगती है
कि बेन ने रॉय टालर से खरीदे हुए डायमंड्स कहां पर छुपाए होंगे। बहुत तलाशी लेने के बाद उस रूम के अंदर कैथरीन को कहीं भी डायमंड दिखाई नहीं देते और वो फोन उठाती है और कॉल करके किसी को बताने लगती है कि उसे वो डायमंड नहीं मिल रहे। कैथरीन फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसके पीछे टॉमी आ जाता है और वो कैथरीन को फोन पर बात करते हुए देख कैथरीन को एक पंच मारता है। तब कैथरीन बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है। जब कैथरीन को होश आता है और उसकी आंखें खुलती है तो उसकी नजर रूम में ही टंगे झूमर की ओर पड़ती है, जिस झूमर के अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही होती है। कैथरीन झूमर के ऊपर देखती है तो वहाँ पर उसे सचमुच डायमंड दिखाई देते हैं, जिसे कैथरीन वहाँ से निकालकर अपने सूटकेस में भर देती है। थोड़ी देर बाद बेन एक पैसों का सूटकेस लेकर वापस अपने घर में आता है और वो टॉमी से पूछता है क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब टॉमी कहता है मुझे कैथरीन को पंच मारना पड़ा क्योंकि वो किसी को फोन कर रही थी। बेन कैथरीन को देखने उसके रूम में जाता है, तभी कैथरीन होश में आने का नाटक करने लगती है और कैथरीन गुस्से में बेन को एक थप्पड़ मारती है और वो कहती है इस पागल टॉमी ने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया। बेन कैथरीन की बातों का मजाक उड़ा रहा होता है, इसलिए कैथरीन अपना बैग उठाकर कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब टॉमी कैथरीन का बैग को पकड़ लेता है। तब बेन कहता है तुम मुझे इसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें आज शाम तक रुकना पड़ेगा। मुझे पता करना है कि रॉय और तुम में से कौन सच बोल रहा था और कौन मुझे अब तक बेवकूफ बना रहा था। तब कैथरीन कहती है वैसे भी मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे मेरी बहन से मिलना है जो हीरे लेकर यहाँ पर आने वाली है। बेन कहता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये काम टॉमी कर देगा। टॉमी हीरे लेकर यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आज एक पार्टी है, इसलिए एक अच्छा सा ड्रेस पहनो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तब कैथरीन कहती है जो मेरा बैग टॉमी ने पकड़ रखा है वो मुझे वापस कर दे क्योंकि मुझे चेंज करना है। असल में उसी सूटकेस में कैथरीन ने सारे डायमंड छुपाए थे और कैथरीन को डर था डायमंड्स के बारे में बेन और टॉमी को ना पता चल जाए। आगे कैथरीन रूम से रेडी होकर आती है और उसके हाथ में उसका सूटकेस भी था। तब कैथरीन बेन से कहती है जैसे ही तुम्हें तुम्हारे डायमंड मिल जाएंगे और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए तुम मेरा सूटकेस गाड़ी में रखवा दो। तब बेन अपने वर्कर से कैथरीन का सूटकेस उसकी गाड़ी में रखने के लिए कहता है। बेन कैथरीन को अपने साथ उसी गाड़ी में पार्टी में ले जा रहा था। दूसरी तरफ टॉमी रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है कैथरीन की बहन को पिकअप करने के लिए, पर कैथरीन की बहन की ट्रेन लेट होती है। कैथरीन अपने चेहरे पे लगा मेकअप पोंछ लेती है जिससे उसके चेहरे पर चोट का निशान दिखाई देने लगता है। तब बेन कैथरीन से कहता है तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान देखकर कोई समझेगा कि मैंने तुम्हें मारा है, वॉशरूम जाओ और अपना चेहरा ठीक करके आओ। तभी जैक भी अपनी गाड़ी में वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में भी एक सूटकेस होता है। कैथरीन वॉशरूम जाने की बजाय सीढ़ियों से नीचे दौड़कर जाने लगती है। बेन कैथरीन का बहुत देर तक इंतजार करता है और फिर वो बाथरूम के बाहर जाकर कैथरीन का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ बेन के पास एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम मैनी होता है। असल में वो एक डायमंड एक्सपर्ट होता है जो बेन को बताने वाला था कि जिन हीरो की वो डील करने वाला है असल में वो असली है भी या नहीं। तभी कैथरीन बाहर आती है और बेन कैथरीन से कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। बेन कैथरीन और मैनी को लेकर बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी एक सेल में ले जाता है और वो वहाँ पर रॉय टार्टल यानी जैक का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैक वहाँ पर आ जाता है डायमंड से भरा हुआ सूटकेस लेकर और बेन जैक से कहता है देखो तुमसे यहाँ पर मिलने कौन आई है। मैंने डायमंड्स को चेक करता है तो वो सारे डायमंड असली थे। तब बेन रॉय टार्टल यानी जैक को उसके पैसे दे देता है। तब कैथरीन और जैक एक दूसरे को देखते हैं और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तब बेन अपनी गन निकालकर उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और बेन जैक की बातों को सुनने लगता है। तब मौका पाकर कैथरीन वहाँ से भाग जाती है। तब जैक भी अपनी गन निकालकर बेन से कहता है मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और जैक भी वहाँ से निकल जाता है। अब सेल में सिर्फ बेन और मैनी थे और वहाँ पर डायमंड रखे हुए थे। बेन गुस्सा होता है कि कैथरीन वहाँ से भाग गई। उसी के बाद वो ये बात जानकर खुश भी होता है कि अब किले से निकाले गए सारे हीरे उसी के पास थे। जैक जब वहाँ से पैसा लेकर बाहर निकल रहा होता है तब उस पर कोई हमला कर देता है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि सार्जेंट रॉय टार्टल ही करता है। वो जैक का गला दबाने लगता है और उन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। तब जैक रॉय पर काबू पा लेता है और वो उसी के बेल्ट से उसी का गला दबाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ बेन ब्रीफकेस में डायमंड लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है। तभी मेजर माइकल अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है और वो बेन को डायमंड्स के साथ अरेस्ट कर लेता है और वो राज परिवार के डायमंड्स को अपने कब्जे में ले लेता है। बेन अरेस्ट हो चुका था और वो देखता है कि उसके सामने रॉय टार्टल यानी जैक जा रहा है पैसों से भरा हुआ बैग लेकर
तब बेन जैक को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को कहता है। ये देखकर जैक जंगल की तरफ भागने लगता है और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है और जैक किसी तरह पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। यही हमारी मूवी की शुरुआत का सीन था, जब जैक जंगलों की तरफ भागता हुआ नदी किनारे ठहरता है और वो अपना ओवरकोट निकालकर पानी में फेंक देता है। उसी के बाद वो अपनी महंगी अंगूठी भी पानी में फेंक कर वहां से बच निकलता है। जैक ब्रिज पर जाकर किसी का वेट करने लगता है और थोड़ी देर बाद वहां पर एक गाड़ी आती है। यह गाड़ी जैक की होती है जो कैथरीन ड्राइव करके आ रही थी। जैक गाड़ी में कैथरीन के साथ बैठ जाता है और अब हमें पता चलता है कि जैक और कैथरीन अब तक ये सब नाटक कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने थे, बल्कि असल में वो उन दोनों का ही मास्टर प्लान था। कैथरीन उस दिन जैक से ही बात करके उसे इन्फॉर्मेशन दे रही थी जब उस पर टॉमी ने हमला किया था। कैथरीन ने ही बेन के घर के झूमर से असली हीरे निकाल लिए थे और वहां पर कुछ नकली डायमंड रख दिए थे। जब कैथरीन वॉशरूम में अपना चेहरा ठीक करने गई थी तो वो बेन की गाड़ी से डायमंड से भरा हुआ वो ब्रीफकेस ले आई जो उसने बाद में मेंस वॉशरूम में छिपा दिया था। मेंस वॉशरूम से असली डायमंड को उठाकर जैक उन्हें वापस बेन के पास बेचने गया था और वो उसे डायमंड बेचकर उससे पैसे ले आया। अब बेन मेजर माइकल के सामने यही गवाही देगा कि उसे डायमंड रॉय टाटल ने बेचे थे, पर टाटल अब मारा जा चुका था और मेजर माइकल चाहकर भी रॉय टाटल को नहीं पकड़ सकते थे। और इस तरह से कैथरीन और जैक से चोरी का इल्जाम हट जाता है और कैथरीन और जैक दोनों शादी करके आगे की अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।